and paper number 1 we have already finished in this class and today I am going to start with paper number 6. ठीक है, पेपर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको 5th यूनिट जो थी, 5th वाली चाइल्डहुड वाली यूनिट थी, सो वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी, बिल्कुल बचपन. ठीक है, 5वीं 5th यूनिट जो है, सो हम उसकी सारी क्लासेस अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो, कोई मिस हुई हो, तो आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर टीचिंग सब्जेक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. योर पेपर नंबर 6 बेटा हम लोगों ने अतुल वाली बुक सब बच्चों को दी हुई है. सो ये अतुल वाली बुक्स है, सबके पास है ये, और जिसमें पेपर नंबर 6 जो है वो मैं आज आप लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, सो पेपर नंबर 6 का नाम सबसे पहले बात करते हैं. पेपर नंबर 6 जो है वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. सो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का क्या मतलब हो जाता है कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपके ना वैसे 2 आते थे पहले तो, लेकिन अभी इस बारी से उन्होंने सिर्फ एक ही में कंबाइन कर दिया है. सो प्रोफिशिएंसी पहले वैसे पेडागोजिकल पार्ट भी जो होता था ना उसका सेपरेट होता था सब्जेक्ट, अभी इन्होंने उस दोनों को कंबाइन करके इसी में ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया आपको. ठीक है, सो यहाँ पर आप जनरल रूल्स की बात करेंगे. जो यहाँ आप इंग्लिश वो नहीं पढ़ रहे हैं जो आपने हमेशा से पढ़ी है, मतलब ग्रामेटिकल टर्म्स और ये सब नहीं पढ़ते. इस सब्जेक्ट में हमें क्या बताया जाएगा, इस सब्जेक्ट में हमें बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें हैंडल करनी होती है, तो उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं. जैसे हम बुक्स के अंदर पोयम पढ़ाते हैं या ग्रामर पढ़ाते हैं या चैप्टर्स पढ़ाते हैं, तो उन्हें पढ़ाने के वेज क्या क्या होते हैं, तो वो सब इस तरह की चीजें जो टीचिंग से रिलेटेड है वो सब हमें यहाँ पर इंग्लिश में पढ़नी होगी. ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे ही आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पर जब बात करते हैं तो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, मतलब साइंस और एसएसटी तो ईवीएस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें जो है ना ये सब यहाँ पर उनको पढ़ाने का जो वे आउट है वो हम इन सब्जेक्ट्स में सेपरेटली देखते हैं. इंग्लिश का अलग पढ़ाया जाता है, हिंदी का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, तो इस तरह से ईवीएस का अलग. तो हर एक को पढ़ाने की जो शिक्षण की तकनीक होती है, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो सबकी अलग अलग होती है. सो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई. सो क्योंकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एक बात और बता देते हैं कि जितने भी हमारे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स, जैसे पेपर 1 हमने किया चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो वो जो सब्जेक्ट था ये आपका पेपर नंबर 2 है या 3 है. तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में मीडियम ऑफ लैंग्वेज चूज करते हैं और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में चूज करते हैं. बट ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश वाला ये इंग्लिश में ही होगा. सो यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं. नाउ एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि आप सब फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका जब आप इसके बाद सीटेट का भी एग्जाम देते हो या DSSB का भी देते हो, तो वहां पर भी इस सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है वो काम आती है, क्योंकि आपका जो सीटेट का एंट्रेंस एग्जाम आता है, सीटेट वाला एग्जाम आता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर भी आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें काफी कुछ यहीं से कवर अप होता है. इज इट ओके? सो ऐसे ही पेपर 1 से CTP काफी कवर होता है जो हमने इससे पहले किया, और इस वाले सब्जेक्ट से आपका इंग्लिश काफी हद तक कवर अप होता है. ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द करिकुलम और सिलेबस. इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर देयर आर टोटल 5 यूनिट्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. तो जरा एक बार सिलेबस पे नजर मारेंगे हम लोग सबसे पहले. सो देयर आर टोटल 5 यूनिट्स. इनमें से जो आपकी जनरली 5th यूनिट होती है दैट इज रिलेटेड टू योर ग्रामर. ग्रामर मतलब जितना पार्ट अभी तक आपने ग्रामर में सीखा वो सारा आपका 5th यूनिट में आता है. सो उसके बाद बची 4 यूनिट्स और. सो यूनिट नंबर 1 जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. दिस इज द फर्स्ट यूनिट, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. हमारे भारत में जो इंग्लिश, क्योंकि ये एक हमारे लिए जो है हमारी अपनी मदर टंग नहीं है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. सो इंग्लिश के स्टेटस को लेकर यहाँ बात हो रही है कि किस लेवल पर हम इंग्लिश को कंसीडर करते हैं, इसका क्या स्टेटस रहा है पुराने समय से लेकर टिल डेट तक. ठीक है, जैसे ब्रिटिश काल में, मेडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, और कोठारी कमीशन के अनुसार, NCF के अनुसार, तो क्या स्टेटस ऑफ इंग्लिश रहा है टिल प्रेजेंट. तो वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में, या लैंग्वेज क्या होती है,
लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश होते हैं, वो सब चीजें हम इस यूनिट में पर्टिकुलरली बात करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 2 जब हमारी स्टार्ट होगी तो वो लिसनिंग, एक्चुअली हमारी देयर आर टोटल 4 स्किल्स विच वी वांट टू डेवलप इन आवर प्यूपिल टीचर। जैसे हम जो है नॉट प्यूपिल टीचर, इन आवर स्टूडेंट्स। सो जो इसीलिए यहाँ पर वो जो 4 स्किल्स हैं जो हम अपने बच्चों में आगे चल के डेवलप करना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट टीचर, तो हमें उन स्किल्स का पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज में हम ज्यादातर जो बात करते हैं वो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे को लैंग्वेज, खास तौर पे जो बच्चे लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उनको ये चारों सिखाना जरूरी है। लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली पढ़ने का मतलब ही यही है कि उसको सुनना, उसे बोलना और फिर उसे लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो इसमें जो लिसनिंग और स्पीकिंग का चैप्टर है आपका यूनिट वो 2 है, जिसमें आपका लिसनिंग और स्पीकिंग दिया हुआ है। और ऐसे ही आपका बचे रीडिंग और राइटिंग। सो रीडिंग और राइटिंग आपका जो है उन्होंने 3 और 4 यूनिट में कवर अप किया हुआ है। रीडिंग और राइटिंग, सो आपके 4 यूनिट्स तो यही वाले हो गए। और जो 5th यूनिट है आपका वो सारा ग्रामर से रिलेटेड है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। सो आई होप सो आपको सिलेबस एक बार क्लियर हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1। ठीक है, सो कुछ एक चीजें जो मैं पहले अपनी तरफ से बता रही हूँ, यू कैन नोट डाउन दिस। यूनिट नंबर 1, इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं वो यहाँ से करते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज। आप इसे नोट कर सकते हैं बेटा, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। What is language and what are the characteristics of language? क्योंकि जब हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले it is very important to understand what is language. Okay? आपका पेज नंबर बात करते हैं, अगर पेज नंबर 20 पर आप आ जाओ सबसे पहले, क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस गलत दिया हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रही थी। देखो, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बुक सबके पास है इधर, आप बेटा इधर को बैठ जाओ, शेयरिंग हो जाएगी बुक ना, इधर को आ जाओ। इनके पास नहीं है, दोनों के पास ना, इधर, हाँ इधर को आ जाओ। यस, आप इधर आ जाओ, हाँ बुक शेयर हो जाएगी। सो सेलिएंट फीचर से पहले हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोटबुक में स्टार्ट करना, ठीक है। सो व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो एक भाषा किसे कहते हैं और भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। सो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखो इधर लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को जब भी डिराइव करेंगे ना तो बेटा लैंग्वेज जो है ना लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से डिराइव हुई है। और लिंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग, ठीक है। सो हम टंग को ट्विस्ट करते जाते हैं और मुंह से नए नए शब्द निकालते जाते हैं। इज इट ओके? सो व्हाट इज लैंग्वेज? अगर हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब करें तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज is a medium through which we can convey our thoughts, ideas, feelings, expressions other people. So this is called language. क्या होती है भाषा? पहले लैंग्वेज को क्या बताएंगे सबसे पहले कि ये लैटिन भाषा के शब्द, it is derived from the Latin term lingua which means
टंग। इज इट ओके? सो हम नए नए शब्द निकालने के लिए मुंह से टंग को ट्विस्ट करते जाते हैं। आगे बात क्या करेंगे, व्हाट इज लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम बताएंगे लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कन्वे आवर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस टू अदर पीपल। सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज, यानी जिसकी वजह से हम अपने मैसेज जो हमारे पास होता है, हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे पास जो थॉट्स होती हैं, उसको शब्द मिल जाते हैं और उसे हम भाषा के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं। सो तभी हम देखेंगे कि हर जगह पर एक ना कोई लैंग्वेज होती है, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग। अगर हम अकेले रहते होते तो हमें भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हमें सोसाइटी की जरूरत होती है, एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें कहीं ना कोई मीडियम ऐसा चाहिए जिसकी वजह से हम दूसरे की मदद कर सके और जरूरत पड़ने पर अगर वो भी हमारी मदद कर सके, तो उसके लिए देयर इज अ मीडियम विच इज अ लैंग्वेज जो हमारी मदद करता है अपनी बात को कन्वे करने में और दूसरे की बात को सुनने में। सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट। Because human is a social human being or he cannot live alone, so there is a need of interaction with others. So that's why there is a need of some language to express, to convey your thoughts or ideas to other people. So that's why language is called as social act. Is it clear? समझ आ गया? अकेले रह पाते होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें दूसरों की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस करें, दूसरे की मदद कर सके, तो उसके लिए लैंग्वेज हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन या लैंग्वेज होती है। कमांड ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कमांड ऑफ लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट को मैंने शॉर्ट में IMPT लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। कमांड ऑफ लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। इन द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। टोटल पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो बिहेवियर, ओवरऑल अपीयरेंस जो दूसरे के आगे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाषा, आप देखते हैं कि हम कितनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो लैंग्वेज के ऊपर जिसकी कमांड होती है, और जो शाय नेचर का होता है, बात नहीं करता, भाषा के द्वारा अपने फीलिंग्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और देखो, इवन एक जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, और एक जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका अलग तरीका होता है, क्योंकि उनके पास वो कैबलरी अपनी होती है, बेस्ट वर्ड्स होते हैं, बेस्ट सेंटेंसेस होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के। वो लैंग्वेज को और अट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें इडियम्स, फ्रेजेस भी डाल देते हैं, मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियां वगैरह। तो उसकी वजह से लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारी ओवरऑल जो टोटल पर्सनालिटी है उसको अपीयर, मतलब उसका एक अपीयरेंस है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको दिखाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलप्स एज अ होल। थर्ड पॉइंट आप क्या बता सकते हो? लैंग्वेज डेवलप्स एज अ होल। भाषा से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, कोई भी एस्पेक्ट छूटता नहीं है, क्योंकि भाषा ये जिसकी वजह से हमें पता लगेगा। मान लो फिजिकल ऑलराउंड का मतलब क्या हो गया? एज अ होल का मतलब सारे पक्षों को प्रभावित करता है। तो एज अ होल मतलब फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, हर एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं। भाषा के द्वारा ही तो हम सुनते हैं, मान लो कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, रोज एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। ये सब भाषा ही तो है जिसकी वजह से हमें ये बातें समझ में आ रही हैं और हम अपने लिए एप्लीकेबल बना रहे हैं उन सब चीजों को। सो इसीलिए लैंग्वेज हमें एज अ होल डेवलप करती है, क्योंकि भाषा के बिना आप वो बात अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इट इज सिंबॉलिक। मीन्स लैंग्वेज इट इज
सिंबॉलिक, भाषा के अपने ओन सिंबल्स होते हैं, भाषा के अपने ओन क्या होते हैं बेटा, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का मतलब जैसे हम अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट्स होते हैं 26, और हर एक लैंग्वेज में उसके ओन सिंबल्स होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि इट इज सिंबॉलिक, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल। आप ये नहीं कि जो डायनामिक मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने का मतलब क्या है कि सिचुएशन के अनुसार आप शब्दों को बदल सकते हो, अलग अनुभव, अलग चीजें शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। तो डायनामिक होती है जिसे बदला जा सकता है, हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। प्रीवियस पीरियड में कुछ और थी, आज चेंज होके नए वर्ड्स आ गए, नई चीजें आ गई, तो कुछ पुराने को छोड़ भी दिया गया, तो डायनामिक होती है। बदलते हुए सिचुएशन के अनुसार लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे कोई बंगाली है, कोई उड़ीसा है, कोई कुछ है, उड़िया है, कोई कुछ बोलता है, तो उसी तरह से लैंग्वेज जो है वो डायनामिक नेचर की होती है, ठीक है। उसके अंदर भी अपने बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद इट हैज यूनिक सिस्टम, इट इज यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हो औरों से अलग, ठीक है। हर भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने मेरिट्स और अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप में क्या होती है बेटा, यूनिक सिस्टम होता है, औरों से अलग होती है। आप देखेंगे कि दो भाषाओं में आप डिफरेंस कर सकते हैं उसके यूनिक पैटर्न की वजह से, तो इसलिए हर लैंग्वेज अपने आप में यूनिक होती है। नेक्स्ट आता है इट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जिस नाम से आप किसी चीज को बुलाते हो उसमें और उसके नेम में कोई रियल एसोसिएशन नहीं होता, ये सिर्फ हमने व्यक्ति ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे वो नाम दिया हुआ है, ठीक है। देयर इज नो रियल एसोसिएशन बिटवीन द वर्ड एंड द रियल ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू आर कॉलिंग आउट इट, ठीक है। तो वो उसमें कोई रियल एसोसिएशन नहीं है, सो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी सिस्टम। ये सिर्फ मैन मेड है लैंग्वेज जो है, जिसे व्यक्ति ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है मेकओवर किया हुआ है। तभी तो कहते हैं कि 2 कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे पानी, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि वो दायरा लोगों का चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से भाषा भी थोड़ी चेंज हो जाती है ना। तो इसी को बोलते हैं इट इज आर्बिट्रेरी सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट आगे आता है इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसकी अगली विशेषता क्या है, इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप क्लासरूम में जब पढ़ने के लिए आते हैं, किसी भी क्लासरूम में आप जब एंटर होते हैं, आप एक स्टूडेंट होते हैं और टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पर उनका पढ़ाने का जो वे होता है उसमें चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए टीचर, लेकिन वहां उसके पास कोई ना कोई लैंग्वेज का वो यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे आप SST पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, लेकिन भाषा के बिना नहीं पढ़ा सकते। सो भाषा जरूर वहां पर यूज की जाती है, ठीक है। It includes verbal and non-verbal both। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, इसे एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। सो वर्बल में आपके क्या जाते हैं, वर्ड, सेंटेंस, साउंड्स, वो सब चीजें आपके वर्बल में आ जाएगा, शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करना, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, जस्ट योर एक्सप्रेशंस लाइक आई एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। सो हाव जिसे आप बोलते हो वो आपका किसमें कवर अप हो जाता है, नॉन वर्बल। इज इट ओके। तो लैंग्वेज में दोनों को कवर किया जाता है, वर्बल को भी और नॉन वर्बल को भी। नेक्स्ट आगे आ जाता है बेटा, इट इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट इज अ कैरियर ऑफ
civilization and culture. It is a carrier of civilization and culture. So इसका क्या मतलब है कि ये मतलब सभ्यता को, हमारी जो भी पुरानी संस्कृति है आज तक भी वो चल रही है भाषा की वजह से। हम किताबों में पढ़ते हैं, एक भाषा होती है, उसी की वजह से हम अपनी उस संस्कृति को आज तक जो है आगे ला पाए, उसे हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसे हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि कहीं ना कहीं किताबों में उनके बारे में जब लिखा होता है तो किसी भाषा का प्रयोग किया होता है, और वो भाषा की वजह से ही हम भी जान पाते हैं उसके बारे में। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट आता है इट इज पर्पसफुल नॉट मैकेनिकल। इट इज पर्पसफुल नॉट मैकेनिकल मीन्स इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आप इसे क्या कह सकते हैं? ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मशीन की तरह रट लिया और हर सिचुएशन में वही चीजें अप्लाई करते चले गए। एक कपड़े धोने की मशीन में 5 स्टेप्स होते हैं, कपड़े डाले, उसमें वॉश हो रहे हैं, या पहले भी सोप हो रहे हैं, फिर वॉश हो रहे हैं, रिंस हो रहे हैं और फिर स्पिन हो रहे हैं। सो वो स्टेप्स वही फॉलो कर सकती है, कोई नया स्टेप उसमें नहीं डाला जा सकता। ठीक है, सो जो ऑलरेडी फीडेड होते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। सो कोई भाषा सीखना मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हो सकता, उसमें कोई फिक्स्ड, कोई उसका बाउंड्री, कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। आप उसको, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हर सिचुएशन में आपको कुछ नए तरीके से चीजों को, मटेरियल को प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, सो ये आपका हो गया इट इज पर्पसफुल नॉट मैकेनिकल। और इसके अलावा उद्देश्य के अनुसार इसे प्रयोग किया जाता है। पर्पसफुल का क्या मतलब हो गया? उद्देश्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट, इट हैज इट्स ओन ग्रेडिंग एंड सिस्टम। इट हैज इट्स ओन ग्रेडिंग एंड सिस्टम। इसका अपना मतलब ग्रेडिंग एंड सिस्टम नहीं, ग्रेडिंग एंड सीक्वेंस लिखना। ग्रेडिंग का मतलब अरेंजमेंट को बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं जब टीचर भी पढ़ाता है बच्चे को तो वो सब्जेक्ट मैटेरियल को अरेंज करके लाता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक कैसे कैसे पढ़ाना है, सब चीजें कैसे कैसे चलेंगी। तो जो ग्रेडिंग होती है फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल होनी चाहिए, और अपना एक सीक्वेंस होता है हर एक चीज को बताने का। ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं से भी लेकर और आप पढ़ाने के लिए आ गए या बताने के लिए आ गए। तो हर लैंग्वेज में अपना उसका एक ग्रेडिंग और सीक्वेंस होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे तो अल्फाबेट से स्टार्टिंग करी जाती है। सो वहीं से उसको शुरुआत करके और फिर आगे लोअर टू अपर ग्रेड की तरफ लेकर जाया जाता है। इज इट ओके? तो हर लैंग्वेज का अपना ग्रेडिंग, अपना सीक्वेंस होता है। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ आ गया। एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड कर लो, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। सो भाषा जो है वो आदत का निर्माण है, क्योंकि जब हम सो भी रहे होते हैं और मम्मा बोलती है कि कितनी देर में उठोगे, तो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए फटाफट से बोलते हैं मम्मा बस 2 मिनट में उठ गए हैं। ठीक है, और अगर वो इंग्लिश यूज करेगा तो विद इन 2 मिनट्स ऐसे बोल देगा। तो भाषा मतलब एक आदत है, आपको जो भाषा बोलने की हैबिट होती है आप उसी में ही ज्यादातर हर सिचुएशन को जो है टैकल करते हैं। मतलब हर सिचुएशन में उसका प्रयोग करके ही आप अपनी बात को कहते हैं। इज इट ओके? सो लैंग्वेज क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। भाषा किस तरह से रेडी होती है? आपकी हैबिट में लाने से, किताबों में पढ़ने से नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने से जो है आप उसको ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेड अप ऑफ हैबिट्स होती है। ये आपका बेटा देखो एक क्वेश्चन हो गया जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने ना सारा जो सब दिया हुआ है वो बड़ा ही पैराग्राफ में दिया हुआ था, तो मैंने आपको इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो आप इसे पॉइंट्स की फॉर्म में जो है आंसर बता सकते हैं। नाउ
यहाँ तक देखो जरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां से हमारी शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहले हमें बेसिक क्वेश्चन लैंग्वेज को समझना जरूरी था। नाउ टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव्स, डिस्कस द पर्सपेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। डिस्कस द पर्सपेक्टिव्स of teaching English at elementary level. Elementary level. आपको पता है एलिमेंट्री में क्या कवर होता है? प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी। ठीक है, सो प्राइमरी में क्या हो गया? 1st to 5th क्लास, और अपर प्राइमरी में क्या हो गया? 6th, 7th, 8th क्लास। सो एलिमेंट्री ये मिलाकर होता है। ठीक है, सो अब आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। सो पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश का मतलब क्या हो गया कि इस लेवल पर अगर आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो तो उसको पढ़ाने के पीछे एक तरह से उद्देश्य पूछा जा रहा है, छिपा हुआ क्या होता है, या किस चीज को ध्यान रखना चाहिए जब हम इस लेवल पर इंग्लिश पढ़ाएं। इज इट ओके? क्वेश्चन समझ आया? सो जस्ट कम ऑन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद लव। सो बच्चे जो है वो कैसे ट्रीट किए जाने चाहिए? चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद लव। सो बच्चे जो है प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो उनको अभी एक उनका सिंपैथेटिक एटीट्यूड उनके लिए होना चाहिए। बच्चा अपने बिल्कुल बिगनर होता है, अपनी फैमिलीज में पेरेंट्स के साथ रहता है, भाई बहनों के साथ रहता है और खेलता है। जो पहली बार वो उसका अट्रैक्शन अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और लेकिन जब वो पहली बार स्कूल आता है तो उसका एक सेपरेशन होता है अपने पेरेंट्स से। मम्मी पापा को छोड़कर वो पहली बार घर के बाहर किसी दूसरे माहौल में आया होता है, तो वहां पर वो जो सेपरेशन उसे फील हो रहा होता है वो नहीं हो, उसके लिए टीचर्स को उसके साथ सिंपैथेटिक एटीट्यूड, लव और कोऑपरेशन, ये सब चीजें जो है वो बच्चे के साथ होनी चाहिए, ताकि बच्चे को वो जो डर था वो खत्म किया जा सके और वो वहां पर अपने लिए कंफर्टेबल माहौल बना सके। ठीक है, तो उसके लिए उनको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए? विद लव, विद केयर, विद सिंपैथेटिक एटीट्यूड। इस तरह से हमें उनको मतलब ध्यान देना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज। चिल्ड्रन should be encouraged. Now children should be encouraged का क्या मतलब हो गया कि बच्चे को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना। होता क्या बेसिकली, एक तो होता है कि बाहर से कोई हमें मोटिवेट करता है, वो हमारे टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल सोसाइटी होती है, और अंदर से हम खुद से मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि मुझे खुद से काम करना है, ये मैं खुद से जानती हूँ, तो वो होता है अंदर से मोटिवेट होना। सो यहाँ पर बच्चे को, जो प्राइमरी चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी तो होती है चीजों को जानने की, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए टीचर के पास क्या तरीके हैं जिससे कि वो बच्चे को मोटिवेट, आप पढ़ने का नाम लेके तो बच्चे कभी नहीं पढ़ते, तो आपके पास ऐसा क्या तरीका है जिससे कि आप इस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर सको? बच्चा बोले कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो पढ़ाई ही करनी है, तो वो प्लेवे मेथड्स हो गए, किंडरगार्टन मेथड्स हो गए। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि आप किस तरह से बच्चे को रेडी करते हैं कोई चीज सिखाने के लिए, क्योंकि थॉर्नडाइक बोलते हैं द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लर्न एनीथिंग ही विल नॉट लर्न। तो पहले उसके लिए रेडीनेस होना जरूरी है, और रेडीनेस कब होगी? जब वो उस काम को करने के लिए
एनकरेज होगा, मोटिवेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसे उस तरह से उत्साहित करना, उसे मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को एनकरेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एनकरेजमेंट कैसे मिल सकता है बेटा? एनकरेजमेंट मिलता है रिवॉर्ड पनिशमेंट से। मतलब बेसिकली आप बच्चे को, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उन्हें चीजों का पता नहीं होता, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आती है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्लास में क्लैपिंग हो रही है, दूसरे लोग जो है वो मुझे बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो ये चीज इससे वो समझता है और वो एनकरेज होता है उस एक्टिविटी को करने के लिए। और साथ साथ उसे ये भी समझ में आता है कि अगर मैंने ये किया है तो यहाँ पर जो है मेरी डांट पड़ गई है, तो भाई ये काम अब दोबारा नहीं करना, डांट नहीं खानी। तो वो इस तरह से समझते हैं, उसे ये पता नहीं होता कि कोई एक्टिविटी एक्चुअल में क्यों करेक्ट है और क्यों रॉन्ग है, लेकिन वो उसके पीछे जो रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है उसी के आधार पर वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, एनकरेज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज। थर्ड आया था द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड। द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड। मतलब एक हर चीज को सीखने के पीछे जो है ना, आप कोई भी चीज ऐसे तो नहीं सीख लेते ना, कोई वैल्यूएबल होती है तभी तो सीखते हो, उसकी इंपॉर्टेंस होती है तभी तो सीखते हो। सो इसकी वैल्यू अगर बच्चे को एक बार समझ आ जाएगी कि मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूं, तो फिर वो इंग्लिश को सीखने से अपना जो है ना मतलब मन उसका ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं सीखनी है या ये तो बिल्कुल बेकार है। तो आप यहाँ पर जो है ना कि उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, उसे इंग्लिश क्यों सिखाई जा रही है। इससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है, जैसे बताकर उसे कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, अगर आपने दूसरी कंट्री में जाना है, आपको कौन सी कंट्रीज पसंद है ऐसे बोल सकते हैं, तो अगर आपको इस कंट्री में जाके आगे रहने को मिले तो क्या रहोगे, तो बच्चा बोलते हैं हाँ तो बोलो, फिर वहां बात कैसे करोगे, सो वहां बात कैसे करोगे, तो वहां पे यही लैंग्वेज चलती है। तो ऐसे करके कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये इस तरह से बताकर बच्चे को जो है उसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है कॉम्पिटिशन अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है बेटा? कॉम्पिटिशन जब एक ही टास्क पर सब लोग कम्पीट करते हैं, मतलब एक ही टास्क को सब लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर एक ही पाता है, तो वहां पर यह एक ही जीत पाता है उसको पहले करके, तो इस भावना को हम कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। सो कंपटीशन बेसिकली यहां पर जो बात हो रही है, कंपटीशन मतलब हेल्दी कंपटीशन, जहां पर बच्चे जो है वो सभी कोशिश करें, अगर कोई बीच में नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा तो दूसरे को देखकर वो भी जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। तो इस तरह का कंपटीशन जो है टीचर को बच्चों में डेवलप करना चाहिए, ताकि हर कोई जो है अपने लेवल से आगे आने की कोशिश करे। अब इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन ये ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो है एक दूसरे से जेलसी खाने लग जाएं। तो इसमें हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने की बात की है, ठीक है। सो देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन अमंग द चिल्ड्रन। देखो यहाँ दिया हुआ है आपका, द चिल्ड्रन शुड अरेंज कंपटीशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। तो टीचर को जो है क्या अरेंज करना चाहिए? कंपटीशन प्रोग्राम्स। चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू स्पीक वर्ड्स करेक्टली। बच्चों को शब्दों को, नए नए शब्दों को बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। दे शुड बी आस्क्ड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी आप बच्चे को कह रहे हो कि अच्छा इसका मतलब बताओ, अच्छा इसका मतलब बताओ, तो एक बता रहे दूसरे का भी मन कर रहा है यार मैं भी बताऊं। और क्यों कर रहा है? क्योंकि टीचर ने एकदम से क्लैपिंग करा दी बाकी बच्चों की, तो मतलब जो जिसने आंसर दिया उसकी क्लैपिंग करा दी, तो फिर जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा था उसे भी लगता है यार ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूं, तो फिर वो भी कॉम्पीट करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको डेवलप करने के लिए जो है हमें कंपटीशन रखने चाहिए छोटे छोटे। इसके अलावा चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव। पूरे समय बच्चे का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है बेटा। चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव का क्या मतलब हो गया कि ऑल द टाइम दे शुड एक्टिव, दे शुड बी एक्टिव। मतलब आप पैसिव, या तो बच्चा पैसिव होगा या एक्टिव होगा।
तो पैसिव का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर जस्ट ओनली लिसनिंग द क्लास बट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दैट इज कॉल्ड पैसिव लिसनर। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या होता है? पैसिव लिसनर होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बच्चे को हमें कैसे रखना है? एक्टिव। एक्टिव मतलब कि वो पार्टिसिपेट कर सके, वो डिस्कस कर सके, वो अपने आप से टीचर के साथ जो समझने की एक्टिविटी है या जो भी क्रिया करवाई जा रही है उसको वो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखे। तो इसलिए यहाँ पर रोल कैसा कहा गया है कि चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव, उन्हें लर्निंग बाय डूइंग से कराना चाहिए, लर्निंग बाय एक्टिविटी से कराना चाहिए, ताकि वो बोर फील ना कर सके और उन्हें हर चीज जो है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट वो पैसिव लिसनर ना हो बल्कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो देखो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, स्टूडेंट शुड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड फॉर लर्निंग, द टीचर शुड स्पीक बिफोर स्टूडेंट्स and he should write on the blackboard, then they should speak when the need arises and they should also speak like their teachers. In this way learning by doing method should be adopted in the class. इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोर्ड पे लिख रहे हो, आप किताब में से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो भी बोले, साथ साथ में वो भी पार्टिसिपेट करे। तो उससे क्या हो रहा है कि वो पूरे टाइम एक्टिव रहता है, माहौल एक्टिव बना रहता है। ये तो चुपचाप से बैठे बैठे सुने जा रहे हैं और कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो उसमें जो है बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे और बोर फील करने लगेंगे। ऐसा माहौल अनइंटरेस्टिंग बन जाता है, मैकेनिकल बन जाता है, बोरिंग बन जाता है, ठीक है, अनलाइक हो जाता है। तो इसलिए हमें उसको डेवलप करने के लिए बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहिए। सो आई होप सो ये सवाल समझ में आ गए। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is briefly discuss the perspectives of appropriate age. Perspectives of appropriate age. ठीक है, so यहाँ पर क्या बताया गया? Perspectives of appropriate age for beginning of teaching of English. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इंग्लिश कब से पढ़ाई जाए, एप्रोप्रिएट एज उसके लिए क्या होनी चाहिए। पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश 6 से स्टार्ट होती थी, सुना तो होगा मेरे ख्याल से। अभी शुरू से ही आ जाती है, अभी तो सब बच्चों को स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जब से कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंगली वो जो 3 लैंग्वेजेस जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एक्सेप्ट किया गया है, तो तब से जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया है और सभी बच्चे जो है कुछ ना कुछ एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया और एक मदर टंग हो गया और एक रीजनल लैंग्वेज हो गया, तो ये सबको करवाई जाती है। ठीक है, सो एप्रोप्रिएट एज की यहाँ देखो बात हो रही है। सो देखो यहाँ आपका इन्होंने दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स, हम वो डिस्कस करेंगे, ऊपर वाले पैराग्राफ में वही सब दिया हुआ है। ठीक है, so देखो the teacher should apply the principle of selectivity as far as English teaching is concerned. The principle has 3 aspects which are as follows. देखो वो कहते हैं कि अगर हम selectivity का प्रिंसिपल फॉलो भी करते हैं तो हमें किन नियमों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखने की जरूरत है। जैसे पहला पॉइंट, only good students should be selected to learn English. मतलब हम किस तरह से ये बिहाफ बनाए कि कौन सी अप्रोप्रिएट एज है, तो उसको हम किस तरह से इस बात को हम फोकस कर सकते हैं। कहते हैं कि 3 इसके पहलू हैं जो हर कोई पहले सोचेगा। तो वो 3 पहलू क्या हो सकते हैं? जैसे वो ये सोच सकता है कि उन बच्चों को खाली इंग्लिश पढ़ा दो हु आर गुड, हु आर बेस्ट, जिनको अच्छा लगता है, तो सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव इन्होंने क्या दिया? दिस सिस्टम विल एनेबल टीचर्स टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू द ब्राइट स्टूडेंट्स। ये सिस्टम जो है वो अध्यापकों को मतलब उन बच्चों पर ध्यान देने के लिए कहेगा जो ब्राइट होंगे, जो अटेंटिव स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तीसरा, दिस सिस्टम विल एनकरेज दोज हु वांट टू डू मोर पर्पसफुल वर्क फॉर द कंट्री एज इट विल लीड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। और या फिर टीचर जो है उन बच्चों को ही एनकरेज करेगा जो पर्पसफुली पढ़ते हैं, कंट्री के लिए ध्यान देते हैं, या हमें कंट्री की प्रोग्रेस करनी है तो हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। जो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो पढ़ी हुई है, उसको क्या ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पॉइंट्स हो गए इसके। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या कहा हुआ है, वेरियस critics have criticized the principle of selectivity. लेकिन कुछ लोगों ने ना बेटा जो इस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी को जो है ना क्रिटिसाइज किया। मतलब क्या हुआ कि भाई किस लिए सारे बच्चे सेम है, किस लिए? ये बात सुनने में नहीं गलत लग रही थी, हाँ पढ़ रहे हो ये पॉइंट्स,
प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी। तो ये जो पॉइंट है ये सुनने में ही गलत लग रहा है कि भाई किस लिए, बाकी बच्चे पागल हैं जो आए हैं स्कूल में, वो क्या करेंगे। सो वहां पर देखो इसके लिए इन्होंने कुछ अपने ग्राउंड्स दिए, जैसे क्या दिए, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। अभी अच्छे से समझ में आया, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप जिस लोकतांत्रिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में रहते हो, वहां पर यह नियमों के खिलाफ हो जाती है बात कि आप किसी को एक चीज दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे। इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना। सो अगर हम उस नियम को देखते हैं तो ये सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, the modern world has very small due to scientific progress and means of rapid communication। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है आप उसे कम्युनिकेशन की वजह से बड़ा छोटा दायरा उसका मान सकते हो, यानी मतलब आज के दिन बहुत आसान है कहीं पे भी चले आना, किसी से भी बातचीत करना, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है, तो फिर किस लिए लिमिटेड लोगों को ही पढ़ानी इंग्लिश। सबको पढ़ाओ भाई, कहीं पे भी कोई चला जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने आज घर बैठे हुए ये चीज संभव कर दी है कि आप घर बैठे बैठे कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, लोग घर बैठे हुए काम कर रहे हैं। सो ये सारे ग्राउंड्स दे रहे हैं वो कि सबको पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आगे आ जाता है, फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी दिस प्रिंसिपल विल पुट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप ये पॉइंट समझ ही गए हैं कि अब आप एक इंटरनेशनल लेवल पर हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम ब्रदरहुड की फीलिंग सिर्फ अपनी कंट्री में रखते हैं तो हो गया कि ठीक है हम एक देश के निवासी हैं, लेकिन अगर हम इस फीलिंग को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाते हैं तो पूरी कंट्री के ही जो है आपस में एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। तो हम ये बात अगर बोले तो वहां पर हम सिलेक्टिविटी को हमें फोकस नहीं करना, बल्कि हमें जो है सबको ये चीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोबडी शुड बी केप्ट फार अवे द अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग प्रोग्रेस इन द लाइफ। आप किसी को भी आप ये नहीं कर सकते कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाकर और बाकियों को इस बात से जो है आप परे कर दो या हटा दो कि आपको जो है आपको नहीं किया जाएगा, सिर्फ इनको पढ़ाया जाएगा। सो ये कहाँ का इंसाफ होता है। तो उस बिहाफ पर वो कहते हैं कि नोबडी शुड बी केप्ट फार अवे, कि किसी को भी आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को भी दूर कर सको, किसी को भी अलग कर सको इस अपॉर्चुनिटी से कि वो अपने जीवन में जो है प्रोग्रेस करे। मतलब हर किसी को ये हक है कि वो अपने जीवन को प्रोग्रेस कर सके, अपने जीवन में प्रगति कर सके। इज इट ओके? तो उसके लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी नहीं चल सकता। So hence the great leaders and educationists of India do not agree with the principle of selectivity। तो अभी समझ में आया? तो इसलिए जो ग्रेट लीडर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स जो थे, उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी किसी भी आधार पर जो है ना वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। Then say that English is very important for developing the society। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने सोसाइटी को, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कहीं पे एस्टैब्लिश करने के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ठीक है। तो देखो इन्होंने आगे ये बताया, दे से दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग सोसाइटी, फॉर और इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर कमर्शियल एंड इंटरनेशनल पर्पस, ठीक है। और क्वेश्चन अराइजेस व्हेन शुड इंग्लिश टीचिंग में बिगिन इन इंडिया। अब अगला सवाल इन्होंने क्या रखा, एक तो पहले एक ये रखा कि किसको पढ़ाया जाए, ठीक है। whom should be taught, तो उसमें उन्होंने दो बातें कर दी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिविटी, जिसमें कि सिलेक्ट करेंगे तो और नहीं करेंगे तो, ग्राउंड्स आ गए उस पर। अब दूसरा विषय कहा कि कब से पढ़ाया जाए, when should be started। सो कब से पढ़ाया जाए, पहले whom should be taught। पहला सवाल इन्होंने किसका जवाब दिया इस क्वेश्चन को बताते समय, whom should be taught। अब when should start, कब से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। सो कब से शुरुआत की जानी चाहिए, कौन सी एप्रोप्रिएट एज है। सो देखो द क्वेश्चन arises when the English teaching may begin in India, some people agree it should be taught from the very beginning। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसे बिल्कुल शुरू से ही पढ़ाना चाहिए, बट फॉर सर्टेन इट कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ मदर टंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कभी भी आपकी मातृभाषा का जो स्थान है वो नहीं ले सकती। कुछ लोग इसके लिए बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं, मतलब इंग्लिश जो है वो मदर टंग है अपनी, वो हम
हमेशा से सीखते हैं, हर कंट्री में देखो अपनी मदर टंग को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इंग्लिश को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो जिन्होंने बोला हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अलग अलग अपने ग्राउंड्स रहे। दो द स्कूल रन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, शुरुआत जो थी वो यही थी ना, क्रिश्चियन मिशनरीज। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश काल रहा है, ज्यादा समय जो रहा है, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश को अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया। डू नॉट फील सो एंड दे स्टार्ट इंग्लिश टीचिंग राइट अप फ्रॉम द नर्सरी। और उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने इंग्लिश को फ्रॉम द नर्सरी लेवल, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लेवल ही अल्टीमेटली कोशिश करी कि इसको रखना चाहिए। ठीक है, एंड किंडरगार्टन क्लासेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सम पीपल ओपाइन that the English in India should be taught from the age of 6 or 7. To remove this controversy, English has been included in the 3 language formula. मैंने तुम्हें बताया था ना, इसी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इंग्लिश जो है ना वो 6 साल 7 साल के बच्चे को पढ़ानी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कवर किया। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक आपकी रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड की गई, एक मदर टंग इंक्लूड की गई और एक एज अ फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो इंग्लिश शुड बी टॉट एज अ जनरल सब्जेक्ट और इन अ स्पेशलाइज्ड वे। इसे एक जनरल सब्जेक्ट जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, आपको इंग्लिश भी पढ़ाने की जरूरत है, और इसे एक स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाओ, स्पेसिफिक टेक्निक्स, यानी टीचर खुद प्रोफिशिएंट हो, उसके पास बेस्ट मेथड्स हो, उसको इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई हो कि वो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ बच्चे को पढ़ा सके। ठीक है, तो पढ़ाया जनरल सब्जेक्ट की तरह जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में पढ़ाया जाए। ठीक है, सो उसके अलावा इन्होंने ये बताया, इट इज फॉर द स्टूडेंट टू अडॉप्ट इन आइदर वे, हेंस मोस्ट ऑफ द इंडियन बोर्ड एग्जामिनेशन हैव स्टार्टेड 2 कोर्सेज ऑफ इंग्लिश, स्पेशल एंड जनरल कोर्स। अभी देखो कोर्स सब्जेक्ट होते थे और इलेक्टिव होते थे ना इंग्लिश में, तो इसी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक कोर में और दूसरा इलेक्टिव में करा गया। दोज हु डोंट वांट टू टेक स्पेशलाइज्ड कोर्स में टेक अप जनरल, मतलब जो इलेक्टिव नहीं करना चाहते उन्हें कोर दे दिया गया, कोर को ही जनरल कहा जाता है। ठीक है, सो दैट दे मे बी एबल टू नो एलिमेंट्री इंग्लिश, ताकि कम से कम उन्हें एलिमेंट्री बेसिक इंग्लिश तो आती हो, बेसिक उनकी LS RW स्किल्स तो डेवलप की जा सके। सो आई होप सो बेटा आज की क्लास समझ आई, सारा अच्छे से क्लियर हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक फर्दर इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो मुझे इंट्रोडक्शन देना था और वो अच्छा देना था ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें हमारी जो है वो आगे ऐसे ऐसे चल रही हैं। सो आई होप सो समझ आई आज की क्लास में। आप पहले ये 2 पॉइंट डिस्कस करके फिर वो पैराग्राफ सारा बताएंगे, तो मैंने इसीलिए इन पॉइंट्स को आंसर पढ़ने के बाद समझाया है। ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि क्या चीज हमें लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।